महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे छुपा खजाना और बच्चे की चाहत ने ऐसा अंधविश्वास जकड़ लिया कि अगले 14 महीनों में 10 निर्दोषों की बलि चढ़ गई। और हैरानी की बात, इन हत्याओं के पीछे थे गांव के सबसे ताकतवर लोग, एक महिला, एक नेता और एक ऐसी लोक कथा जिसे सच मानकर उन्होंने खून का खेल खेला। आखिर कौन था मुंजिया? क्यों उसके लिए महिलाओं का खून चढ़ाया जा रहा था? और पुलिस में केस सॉल्व करने वाला बड़ा नाम कौन था? आज हम आपको सुनाएंगे इस दिल दहला देने वाली असली मानवत मर्डर्स की कहानी। महाराष्ट्र का छोटा सा गांव मानवत, जहां लोग घड़ी नहीं पहनते थे, सूरज की रोशनी और छाया देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। दूर दूर तक फैले खेत, मिट्टी की महक और एक ऊंची चारपाई पर बैठा था उम्माजी पितले, एक मजदूर खेत की रखवाली में। उस ऊंची चौकी से वह अपने छोटे से संसार को देख रहा था, कहीं जंगली सूअर और गाय बैल फसल खराब न कर दें। गांव में यह एक आम नजारा था, लेकिन उस दोपहर उमाजी ने जो देखा वह आने वाले कई सालों तक रातों में बुरे सपने बनकर उसे जगाता रहा। धूल उड़ाती पगडंडी पर हिरिबाई अपने पति को खाना देने जा रही थी, एक हाथ में टिफिन, दूसरे में दूध पीता बेटा कमल। पीछे पीछे चल रही थी उनकी 9-10 साल की बेटी तारामती। और मानवत इतना छोटा गांव था कि हर कोई एक दूसरे को पहचानता था। उमाजी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। अरे ये तो हरिबाई है, निकल पड़ी है खेतों की ओर। लेकिन इस शांत दोपहर का सन्नाटा अचानक चमकते लोहे और ठंडी आंखों से टूट गया। आगे 4 आदमी खड़े थे, चेहरे पर न किसी किस्म का डर न गुस्सा, बस एक पाय ठंडी खामोश क्रूरता। उनमें से एक ने हरिबाई का हाथ पकड़कर खींचा, दूसरे ने अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकाली और बिना 1 सेकंड गंवाए वार कर दिया। हरिबाई चीखी, अरे बचाओ! लेकिन आसपास सिर्फ खेत थे, हवा थी और उमाजी की जमी हुई आंखें। कमल नीचे गिर गया। तारामती चीखने लगी, लेकिन हमलावर न रुके न सुधली, बस लगातार वार वार और वार, जब तक हरिबाई फिर उसके दोनों बच्चे मिट्टी में लहूलुहान होकर स्थिरांतर न हो गए। सब कुछ ही मिनटों में हो गया और फिर जिस चाल से ये चारों आए थे उसी शांत चाल से वहां से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चारपाई पर खड़े उमाजी का चेहरा सफेद पड़ गया, शरीर पत्थर हो गया। वह घोड़ा खोलकर बिना किसी से कुछ कहे गायब हो गया। 4 दिन तक न पुलिस न कोई साथी, बस वह और उसकी सांसें। जब हरिबाई की लाश मिली, खेत के दूसरी तरफ कमल और तारामती कलानयन के निर्जीव शरीर पड़े थे। 1970 के दशक के मध्य में मानवता जैसे छोटे गांव में यह पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 14 महीनों में 10 हत्याएं हो चुकी थीं। हैरानी की बात, इनमें न चोरी थी न बदला, बल्कि था एक खतरनाक अंधविश्वास और लालच का खेल। पुलिस हैरान थी। पीड़ित ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां थीं, गरीब, समाज के निचले तबके की। संकेत किसी और इशारा नहीं करते थे, लेकिन इस बार उमाजी गवाह था और उसकी गवाही ने पूरे केस का दरवाजा खोलने वाला था। हम आएंगे इस कहानी के असली मास्टरमाइंड रुक्मिणी, उत्तम राव और गणपत साल्वे और उस मुंजियान की लोक कथा पर जिसने 10 जिंदगियां ले ली थीं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने गांव या शहर में ऐसे अंधविश्वास के किस्से सुने हैं जहां लोग अपनी जान तक गंवा देते हों? अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे डरावना सच सामने आने वाला है। मानवत के पास आयखानी नाम की जगह की एक बस्ती तीसी, यहीं रहती थी रुक्मिणी, पारधी जाति की महिला। पारधी एक ऐसा आदिवासी समुदाय जिसे ब्रिटिश काल में जन्मजात अपराधी का टैग दे दिया गया था। समाज की नज़र में रुक्मिणी अविवाहित थी, लेकिन उसका रिश्ता गांव के सबसे ताकतवर आदमी उत्तम राव बारहटे पिजिक से था। उत्तम राव कभी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके थे। वह ब्राह्मण थे, शादीशुदा थे, लेकिन रुक्मिणी को अपनी रखैल बना रखा था। उसके लिए उन्होंने एक अलग घर बनवाया था और उस घर के आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। कौन जानता था कि यही पेड़ आने वाले महीनों में खून का मंजर बन जाएगा। रुक्मिणी बेहद सुंदर थी, इतना कि गांव के कई पुरुष उसके पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन उसकी किस्मत में अकेलापन था। शायद सबसे बड़ी पीड़ा, उसे संतान नहीं मिली थी। 30 साल की उम्र पार कर चुकी थी और अचानक असमय मेनोपॉज का सामना हुआ। उसे बच्चे की चाह एक जुनून में बदल गई थी। रात भर वह ऊपर देखकर सोचती, भगवान मुझे बस एक बच्चा दे दो। लेकिन डॉक्टर, साइंस, इलाज उस वक्त गांव में थे ही नहीं। उत्तम राव उतने धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनमें लालच कूट कूट कर भरा था। उनकी माँ की एक पुरानी बात उनके मन में अटकी थी कि रुक्मिणी के आंगन का पीपल, उसके नीचे एक आखजाना दबा है, लेकिन उसे निकालने के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। खजाना की चमक और सत्ता का नशा उत्तम राव को उस अंधेरी राह पर ले जाने वाला था जहां से वे कभी लौट नहीं पाए। यहीं आता है तीसरा किरदार, गणपत साल्वे। न तांत्रिक न विद्वान,
बस एक चालाक, धूर्त आदमी जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने में माहिर था। गणपत ने खुद को गूढ़ विद्या और तंत्र मंत्र का जानकार बताना शुरू किया। रुक्मिणी का दर्द उसने भांप लिया और कह दिया, तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ एक आवी प्रेत आत्मा का प्रकोप मौड है। गणपत ने एक पुरानी लोक कथा सुनाई। इस पीपल के नीचे एक ब्राह्मण लड़के की आत्मा रहती है, नाम मुंजया। उसके मुताबिक मुंजया कुंवारा मर गया था। अब उसकी आत्मा भूखी है, भूख अनोखी कुंवारी लड़कियों के खून की। गणपत ने कहा, अगर मुंजया खुश हो जाए तो वह तुम्हें संतान देगा और तुम्हें उत्तमराव उस पेड़ का खजाना भी। आज सुनकर हंसी या गुस्सा आए, लेकिन तब रुक्मिणी मां बनने की बेइंतहा चाह से अंधी थी और उत्तमराव लालच में अंधे। दोनों ने इस भयानक झूठ को सच मान लिया। गणपत ने कहा, कुंवारी लड़कियों का खून चाहिए और सिर्फ किसी भी खून से नहीं, प्राइवेट पार्ट से निकला हुआ खून एक जर्मन सिल्वर के कटोरे में पीपल के नीचे पूजा में चढ़ाना होगा, तभी मुंजिया प्रसन्न होगा। 14 नवंबर 1972 गांव की 11 साल की मासूम परिग्या बाई रिश्तेदार के घर गई थी, वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली, विकृत शरीर। गांव वालों को लगा शायद जंगली जानवर ने हमला किया, लेकिन असली कहानी गणपत के इशारे पर उत्तमराव के आदमियों शंकर काठ और सोपान ने गयाबाई को मारा। खून कटोरे में पीपल के नीचे चढ़ा दिया गया। कुछ नहीं हुआ, न खजाना न बच्चा। गणपत ने कहा, मुंजिया खुश नहीं हुआ, एक बलि और चाहिए। 9 दिसंबर 1972 10 साल की उश्कीला गायब। फिर फरवरी 1973 35 साल की सुगंधाबाई। गणपत का नया दावा था, अब मुंजिया को मासिक धर्म का खून चाहिए। अप्रैल 1973 10 साल की नाजिमा। इस बार उसका सिर और उंगलियां काट दी गईं। गणपत का पागलपन, मुंजिया को बुद्धि और बलिदान का प्रतीक चाहिए। रुक्मिणी की निराशा, उत्तमराव का लालच, दोनों अब दर्द से ज्यादा अलतफ बन चुके थे। गणपत को लगने लगा कि उसकी साजिश ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगी। वह 100 रुपये उधार लेकर बारामती भाग गया, लेकिन उसके बिना भी हत्या का सिलसिला रुका नहीं। 29 जून 1973 30 साल की कलावती पत मारी गई। 12 जुलाई 11 साल की भालीमा पारे। मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई तक खबर पहुंची। उसे वक्त के गृह मंत्री शरद पवार ने अपने सबसे तेज अफसर रमाकांत कुलकर्णी डी को मानवत मर्डर्स सुलझाने की जिम्मेदारी दी। रमाकांत को गुमनाम चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, इनके पीछे है रुक्मिणी और उत्तमराव। आगे हम देखेंगे कैसे पुलिस ने रुक्मिणी और उत्तमराव को पकड़ने की कोशिश की, कैसे उन्होंने जेल में रहते हुए भी हत्या करवाई और कैसे 4 जनवरी 1974 की ट्रिपल मर्डर ने केस की गुत्थी खोली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गांव में ऐसे अंधविश्वास क्यों इतने खतरनाक बन जाते हैं? क्या यह डर, लालच या शिक्षा की कमी की वजह से होता है? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस कहानी का असली पुलिस एक्शन अब शुरू होगा। 1973 की गर्मियों के बाद रमाकांत कुलकर्णी की टीम ने सबूत जुटाने की कोशिश तेज कर दी। अक्टूबर 1973 पुलिस ने रुक्मिणी और उत्तमराव को गंभीर शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। मानवत में यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन अदालत में ठोस सबूत कम थे। थोड़े समय में दोनों जमानत पर छूट गए। पुलिस को यह भी मालूम नहीं था कि ये दोनों कितने चालाक हैं। जब रुक्मिणी और उत्तमराव हिरासत में थे, 8 अक्टूबर 1973 मन को एक और हत्या हुई, 35 साल की 30 पार्वतीबाई की। जांच में निकल कर आया, उत्तमराव ने जेल में रहते हुए अपने आदमियों को यह हत्या करने का आदेश उन्हें दिया था। उनका प्लान था, अगर हम जेल में हैं और हत्या बाहर हो रही है तो पुलिस और कोर्ट को लगेगा हम निर्दोष हैं। चालाकी का खेल जारी था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। उमाजी हरिबाई यह खूनी खेल सब देख चुका था, लेकिन डर, सदमा और शायद अपनी जान बचाने की चाह उन्हें 4 दिन तक गायब रखी। पुलिस ने उसे 4 दिन बाद मर ढूंढ निकाला। जब वह रमाकांत कुलकर्णी के सामने बैठा, उसकी कांपती आवाज ने पूरे केस को हिला दिया। 8 जनवरी से पुलिस ने लगातार गिरफ्तारी शुरू की। सबसे पहले 3 पारधी आदमियों को पकड़ा गया। 3 दिन बाद एक आरोपी के घर से मिला खून से सना कुल्हाड़ी का फल। फॉरेंसिक जांच से पता चला यह खून हरिबाई कांट का ही था। दूसरे आरोपी के कपड़ों पर खून और हाथ पर काटने के निशान, स्पष्ट था कि यह उसी दिन की लड़ाई का सबूत है। केस परभनी सेशंस कोर्ट में चला। कुल 18 लोगों नामत के खिलाफ। गणपत साल्वे और शंकर काट सरकारी गवाह बने। गणपत की गवाही विरोधाभास में डूबी थी, कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन शंकर की गवाही ने 4 हत्याओं में उसकी सीधी भूमिका ने सिद्ध कर दी। रुक्मिणी और उत्तमराव को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में सबूतों की कमी और साजिश का धागा कमजोर होने पर दोनों को पसारिहास कर दिया गया। यह फैसला दिया था जस्टिस EY V चंद्रचूड़ा।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ के पिता। उनका तर्क था, दोनों ने सीधा कोई हत्या नहीं की, इसलिए वे निर्दोष हैं। जिन 4 आदमियों ने सीधे सीधे निर्दोष लोगों को मारा था, सोपान रामभाऊ साल्वे और उसके 3 साथी, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने लिखा, इस बर्बरता के लिए मौत से कम कोई सजा हो ही नहीं सकती। 1979 सभी को फांसी दे दी गई। क्या मुंजिया खुश हुआ? नहीं। क्या खजाना मिला? नहीं। रुक्मिणी को बच्चा? नहीं। फैसले के बाद रुक्मिणी और उत्तम राव हवा में गायब हो गए। आज तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा है, मूक गवाह बनकर, जिनकी याद में बस हवा चलती है और खून की अनकही कहानियां फुसफुसाती हैं। दोस्तों, अगर आप इस केस के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो बताइए, आपको सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा? आगे हम आपको बताएंगे फिल्मों और सीरीज में इस कहानी को कैसे दिखाया गया। सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसमें खून, अंधविश्वास, लालच और राजनीतिक ताकत की मिलावट हो, तो भला यह फिल्मकारों की नज़र से कैसे बच सकती थी? मानवत मर्डर्स, जिसने पूरे महाराष्ट्र और फिर पूरे देश को हिला दिया, जल्दी ही रचनात्मक दुनिया का हिस्सा बन गई। 1978 में बनी मराठी फिल्म सर्वसाक्षी इस कहानी के लूसली बेस्ड रूपांतरण के तौर पर आई। मुख्य किरदार निभाया था स्मिता पाटिलॉत ने। फिल्म ने असली केस को पूरी तरह नहीं दिखाया, लेकिन गांव का माहौल, अंधविश्वास और खून की छाया लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई। इस फिल्म के बाद स्मिता पाटिल मराठी सिनेमा की चमकदार सितारा बन गईं। अगले साल मिथुन चक्रवर्ती को लेकर आई हिंदी हॉरर फिल्म भयानक। इसमें मानवत मर्डर्स को एक अमसाला हॉरर कहानी आत्म में बदल दिया गया। अंधविश्वास, प्रेतात्मा और गांव में हो रही रहस्यमयी हत्याएं। हालांकि असली घटनाओं से यह फिल्म ज्यादा अलग थी, लेकिन दर्शकों को डर और रोमांच दोनों का डोज दे गई। 1981 में अमोल पालेकर की मराठी फिल्म आखरी तब आई, जो कहानी के भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं पर ज्यादा फोकस करती थी। इसमें दिखाया गया कि कैसे अशिक्षा, अंधविश्वास और सत्ता की पकड़ एक पूरे गांव को डर की गिरफ्त में रखती है। इस केस के जांच अधिकारी अरमाकांत कुलकर्णी ने इस कहानी को अपनी संस्मरणात्मक किताब फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम में लिखा। किताब में असली जांच, गवाहों के बयान और कोर्ट के फैसलों के अंदरूनी पहलू विस्तार से हैं। पढ़ने वाले इसे एक क्राइम थ्रिलर की तरह पढ़ते हैं, लेकिन यह पूरा सच है। पिछले साल 2023 एक OTT प्लेटफॉर्म पर मानवत मर्डर्स नाम की वेब सीरीज आई, जिसमें आशुतोष गोवारिकर, सोनाली कुलकर्णी, सई ताम्हनकर माला जैसे बड़े कलाकार थे। इस वेब सीरीज ने असली घटनाओं को काफी हद तक यथावत दिखाया। गांव का वातावरण, पीपल का पेड़ और हत्या के दरमियान का सन्नाटा इतना रियल कि दर्शक सिहर उठे। 50 साल बाद भी मानवत का पीपल का पेड़ वहीं खड़ा है। खजाना नहीं मिला, मुंजया अगर था भी, वह कभी खुश नहीं हुआ। लेकिन एक सबक सामने है, अंधविश्वास पालस लालच, पालस सत्ता, पास तबाही। आज विज्ञान, शिक्षा और जागरूकता पहले से बेहतर है, फिर भी अगर डर और लालच इंसान पर हावी हो जाए तो 1974 वाला इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। मानवता मर्डर्स एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें खून से ज्यादा डर और डर से ज्यादा लालच था। ये केवल पुलिस या कोर्ट का मामला नहीं था, ये इंसानों की सोचन का मामला था, जो एक पेड़ के नीचे दबी सुनहरी मिट्टी के लिए 10 जिंदगियां कुर्बान करने को तैयार हो गईं। दोस्तों, अब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या अगर उस वक्त शिक्षा और जागरूकता होती तो गयाबाई, शकीला, नाजीमा और हरीबाई जैसे मासूम जिंदा होते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको यह कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।